We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जलालुद्दीन छांगुर की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है तो उसका षड्यंत्रकारी चेहरा साफ होता चला जा रहा है कि किस तरीके से उसने अपने साम्राज्य को बनाया और किस तरह भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण कराता था और किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता था। यानी षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरण कराने का जो रैकेट छांगुर का था उसका खुलासा धीरे धीरे होने लगा है। और आपको सुनकर और जानकर आश्चर्य होगा कि छांगुर के तार हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। एक लड़की मेरे साथ है जिसका बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरण कराया गया। पहले लव जिहाद में फंसाया गया, फिर उसको प्रताड़ित किया गया, उसका शारीरिक शोषण किया गया ताकि किसी तरीके से वो इस तरह हो जाए कि अपने घर वापस न जा सके और उसका धर्मांतरण हो जाए। लेकिन फिलहाल कुछ समाज सेवियों ने मदद की, खुद लड़की ने अपनी हिम्मत दिखाई और अपने वो घर पर है। लेकिन एक तरीके से आप कहें तो घुट घुट कर जीने को वो मजबूर है। और हालांकि कई सारे लोग ऐसे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि जो लोग सहयोग कर रहे हैं कि फिर से अपने घर में ठीक ठाक ढंग से रहे। लेकिन अभी भी न तो धमकी रुकी है, न ही उन लोगों का एक तरीके से कहें अटैक रुका है। वो लड़की हमारे साथ है, उससे विस्तार से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसे जाल में फंसाया गया, इसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से इसका शोषण किया गया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। तो वो मेरे साथ है। जानबूझकर इसका चेहरा आपको हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये अभी नाबालिग है। और ये भी आश्चर्य की बात है कि अभी भी ये नाबालिग है और मामला 1.5 साल पहले का है। तो आप सोचें कि किस तरह षड्यंत्र पूर्वक पूरे इस धर्मांतरण के रैकेट को चलाया जा रहा है और जानबूझ करके इस तरीके की हिंदू बालिकाओं और लड़कियों को टारगेट किया जाता है कि ताकि उसके लोग बहुत ज़्यादा प्रतिकार न कर सकें, विरोध न कर सकें। लेकिन यहाँ चूँकि समाज इसके साथ है इसलिए इसकी स्थिति मजबूत है। नाम तो तुम्हारा हम पूछेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। ये बताओ अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी मेरी है 17 साल। और ये जो आमिर हुसैन है इसके संपर्क में तुम कब आई और कैसे आई, जरा पहले उसको बताओ। 2023 में इस आमिर और आमिर का पूरा परिवार जो था वो 66 नंबर गली संजय कॉलोनी में रहने आए थे। पहले मैं 66 नंबर गली में रहती थी तो 2-3 महीने पहले हमने कमरा खाली करके हम 65 नंबर गली में गए थे। मैं बचपन से ही 66 नंबर गली में ही पली बड़ी थी तो मेरा 65 नंबर गली से 66 नंबर गली में आना जाना रहता था। उसके बाद जो उसकी बहन थी नेहा खान, उसने मुझे अपना नाम सिर्फ नेहा ही बताया था, नेहा खान नहीं बताया था। तो जब मेरी उससे दोस्ती होने लगी, आना ज़्यादा मिलने जुलने लग गए, गहरी दोस्ती होने लग गई, तो हम दोनों उसके घर पे जाने लग गए। मैं उसके घर पर जाने लग गई। उसके घर पे जाने के बाद मैंने उनके जो होते हैं, उनकी जो भी उर्दू में लिखी हुई भाषा होती है वो मैंने देखी जब गेट पर, तो मुझे पता चला कि ये लोग मुसलमान हैं। फिर उसने अपने भाई से, आमिर से मेरी फ्रेंडशिप करवाई। तो जब उसके भाई से मेरी फ्रेंडशिप हुई तब फिर मेरा पूरा परफेक्ट पता चला कि ये लोग मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। उसके बाद जो कि जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और भगवान एक ही होता है, हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होता। जब मैं भी इतना हिंदू मुसलमान को नहीं मानती थी, मैं भी इतना नहीं करती थी कि भेदभाव कि हाँ ये गलत होते सही होते, जब पता नहीं था। उसके बाद 1 महीने बाद वो मुझे उसकी फैमिली, आमिर की फैमिली और नेहा मुझे लेके जाते हैं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर। क्या बोल कर ले गए आपको दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर? कि हमारे ना पीरों पर ना सलाम होता है, चल हम तुझे एक बार घुमा के लाते हैं कि वहाँ पे कैसा लगता है। तो मैं चली गई थी उनके साथ घूमने के लिए। अच्छा, जब आपकी मुलाकात आमिर से हुई उसके 1 महीने के बाद आपको निजामुद्दीन ले जाया गया? हाँ जी। और मकसद नहीं बताया गया जो क्यों लेकर जा रहे हैं, सिर्फ कहे कि सलाम करने जा रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने कहा हम घूमने जा रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसी मौलाना बैठे रहते दरगाह पर जो कि पर्चे वर्चे काटते रहते हैं। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी एक मौलाना से जिनका नाम उन्होंने मुझे बताया था छांगुर बाबा। छांगुर बोलते थे, पर मुझे पता नहीं था छांगुर बाबा कौन है क्योंकि दाढ़ी वाड़ी सबकी एक जैसी होती है, लंबी लंबी सी। तो उनका ये छांगुर बाबा है। तो उन्होंने मुझसे सलाम करवाया उन्हें कि ऐसे सलाम करो इन्हें। फिर उसकी बहन जो नेहा थी वो उनको बताती है छांगुर बाबा को कि ये हमारे भाई की होने वाली वाइफ है, बीवी है। तो बिना आपसे कुछ सहमति लिए अपने तरफ से नेहा ने बोल दिया? हाँ जी। उसके बाद जो उसका भाई था आमिर, वो बोलता है, वो बाबा पूछते हैं पहले तो कि ये हिंदू है ये मुसलमान। तो आमिर कहता है ये हिंदू है। तो वो छांगुर बाबा बोलते हैं कि इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे।
जन्नत नसीब करोगे। उसके बाद बोलता है कि पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद तुम इससे निकाह कर सकते हो। जो छांगुर बाबा ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराओ फिर निकाह होगा। हाँ जी। उसके बाद उसने मुझे ताबीज़ दिए थे, जो कि कुछ तो उसने मुझे पानी में घोलकर पहले पिला दिया था अपने सामने ही। उसके बाद ताबीज़ मुझे अपने घर पर रखने के लिए दिए और कहते थे कि इसको बेटा सुबह शाम पी लेना। मेरे पास वो प्रूफ के साथ वो पर्चियाँ भी है, सब चीज़ें पड़ी हुई है मेरे पास अभी भी। उसने जो पर्ची दी थी, जो ताबीज दी थी, आज भी आपके पास है? हाँ जी, हमने पेन ड्राइव में वो सेव करवा ली प्रूफ के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको निजामुद्दीन ले जाया गया तो आपने वहाँ जाने के बाद या आने के बाद आपने विरोध नहीं किया कि भाई आपने बताया नहीं, वो निजामुद्दीन लेकर आ गए, आपने कह दिया कि होने वाली वाइफ है? नहीं, ये मैं नहीं बोला था। उसके बाद पता नहीं अचानक से ही ऐसा दिमाग होने लग गया था कि उन लोगों की तरफ मैं अट्रैक्ट होने लग गई थी। जब जब मैं वो पानी पीती थी तो मतलब अपने धर्म को भूलती जा रही थी, ना कोई पूजा पाठ करना और कुछ भी नहीं, अपने पेरेंट्सों से फैमिली के खिलाफ जाना, उनसे नाराज़गी रहना हमेशा, उनसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करना। ज़्यादातर ध्यान मेरा उसकी फैमिली की तरफ जाने लग गया कि वो लोग अच्छे हैं, वो सही हैं, वही सब कुछ सही है। उसके बाद 1 महीने बाद जो आमिर है वो मुझे अपनी भाभी के घर लेके जाता है गोची में। अच्छा, ये जब निजामुद्दीन दरगाह है आप लोग गए थे जहाँ छांगुर से मुलाकात हुई, तो वहाँ आमिर और उसकी बहन नेहा दोनों लोग थे? हाँ जी, वो दोनों भी थे, उसकी फैमिली भी गई थी पूरी घूमने के लिए। अच्छा, एक यहाँ बहुत आश्चर्य की बात है कि इस मामले में और इसके पहले कई मामले और भी आए हैं जिसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व दिखाई देता है, यानी सब लोग षड्यंत्र में शामिल होते हैं, चाहे वो भाई हो, चाचा हो, ताई हो, बुआ हो, बहन हो, भाई हो, यानी जैसे ही किसी हिंदू बालिका का आ जाता है मामला तो पूरा परिवार शामिल हो जाता है। तो इससे षड्यंत्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस लड़की को ले जाया गया हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर तब भी पूरे परिवार के लोग मौजूद थे, यानी सब लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे छांगुर बाबा के साथ। हाँ, वो 1 महीने बाद फिर क्या हुआ? 1 महीने बाद आमिर मुझे लेके जाता अपनी भाभी के घर। कहाँ घर था उसका? गोची में। ये गोची कहाँ है? ये यहीं पे, ये सोना रोड के उधर इस तरफ है। अपनी भाभी के घर लेके? हाँ जी, अपनी भाभी के घर लेके जाता जहाँ पे नेहा पहले से ही मौजूद रहती है। वहाँ पे जाके आमिर मेरे कपड़ों से बदतमीजी करने लग जाता है। जब मैं उससे मतलब लड़ने लग जाती हूँ तो उसकी बहन मुझे बोलती है कि आज के ज़माने में तो ये आम बात हो चुकी है। अच्छा, ऐसे बोलती है। उसके बाद जब मैं लड़ती हूँ तो उसकी बहन अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करवा देती है और मेरी गलत फ़ोटो वीडियो खींच लेती है। अच्छा, जब आपकी गलत वीडियो और फोटो बनाई गई तो वो उसकी बहन भी वहाँ मौजूद थी आमिर? हाँ जी, उसके सामने ही सब कुछ हुआ था और वही हमारी फ़ोटो वीडियोस भी बना रही थी। यानी आपको सेक्सुअली हरास किया गया? हाँ जी, उसके बहन ने ही वीडियो बनाया? हाँ जी, उसकी बहन ने वीडियो बनाया था और उसके बाद उसकी बहन कहती है आमिर को कि ना ये फ़ोटो वीडियो भैया संभाल के रखना, ये हमारे काम आएगी। आप जरा अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से भाई एक नाबालिग लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, दुराचार कर रहा है, और उसकी बड़ी बहन है कि छोटी बहन है? उसकी छोटी बहन ने वीडियो बनाया। जो मैंने पहले कहा था कि पूरा परिवार शामिल होता है, तो यहाँ इससे ये साबित हो रहा है। फिर क्या हुआ आप बताएं? उसके बाद उसी फोटो वीडियो से वो आमिर मुझे बार बार ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था कि मैं ये वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई। कभी मुझे पार्क में बुला रहा है, कभी रूम पे बुला रहा है, कभी दिल्ली बुला रहा है, कभी दिल्ली लेके जा रहा है, कभी कहीं लेके जा रहा है। उसकी भाभी का घर था नागलोई में, सुल्तानपुरी में, वहाँ लेके जाता है मुझे, अलग अलग जगहों पर लेके जाने लगता है। नाम याद है आपको? हाँ जी, उसकी भाभी का नाम है सबीना और उसके बड़े भाई का नाम है तौसिफ। अच्छा, उसके घर पर कितनी बार लेकर गया वो? उसके घर पर लेके गया वो तकरीबन मुझे 2-3 बार लेके गया है। वहाँ किस लिए लेकर जाता था? उधर कमरे पर जाता था और वहाँ पे भी वो ब्लैकमेलिंग से ही मेरे साथ गलत संबंध बनाता था। अच्छा। और अपनी भाभी को बाहर भेज देता था कि आप थोड़ा चले जाओ घूमने के लिए, मुझे इससे कुछ बात करनी है। और जब मैं उसका फ़ोन नहीं उठाती थी, मैसेज नहीं करती थी, तो मेरी गली में आ जाता था और बोल देता था कि फ़ोन उठा, मैसेज पर बात कर, मुझे नहीं तो मैं तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो उससे मेरी बातचीत होती रहती थी। उसके बाद वो मुझे हर जगह पर बुलाता रहता था। ये 2024 तक ऐसे ही चलता रहा था, 2023 से। फिर 2024 में वो 28 फरवरी को अपने पर्सनल रूम लेता है मेरे घर के नज़दीक में, जो कि 22 सेक्टर संजय कॉलोनी में लेता है। उसके बाद मैं उसी फ़ोटो वीडियो से वो मुझे बार बार बुलाता रहता 14 मार्च को। पर मुझे ये नहीं पता था कि जिस मकान में वो रह रहा है वो मकान मेरे जो चाचा उनके दोस्त का था। तो मेरे जो चाचा के दोस्त थे उन्होंने सूचना दी थी कि तेरी भतीजी यहाँ पे आ रखी है किसी से मिलने के लिए। तो जब वो लोग पहुँचते तो कुछ लोग, और जब फिर मतलब कि मुझे पकड़ लेते उसके साथ गलत उसमें। उसके बाद मेरी मम्मी 112 नंबर पर कॉल मिलाती है
तो उसके लिए मुकदमा दर्ज करवाती है। लेकिन कोई भी, मैं चुप रहती हूँ तो वहाँ पे कुछ बोलती नहीं, तो इस वजह से कोई मतलब कि कुछ भी बोलता नहीं है, तो FIR कोई भी दर्ज नहीं करता, क्योंकि सब कहते हैं कि लड़की उसके फेवर में ही है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। तो उसके बाद मेरी मम्मी जो है वो बजरंग दल वालों को फ़ोन करती है, हिंदू संगठन वालों को, कि ऐसी ऐसी बात है भैया, कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा। फिर उसके बाद पूरा हिंदू समाज आता है मेरी हेल्प करने के लिए, फिर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो पॉक्सो एक्ट में जेल में तो चला जाता है। जेल जाने के बाद उसके 1 हफ्ते बाद उसकी जो बहन है मुझे इंस्टा पर मैसेज और कॉल करती है। पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल करती रही कि हमारे भाई को छुड़वा ले, हमारे भाई अब ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ऐसे बोलने लग गई। उसके बाद कहने लग गई कि ना जो तू भूल गई है ना, तेरी फ़ोटो वीडियोज़ हमारे पास भी है, और हमारा भाई तेरी वजह से जेल में गया, तो तूने जब तक उसके पक्ष में बयान नहीं दिया ना, तब तक क्या कहते हैं हम तेरी फ़ोटो वीडियो को भी वायरल कर देंगे, तुझे मार भी डालेंगे। उसके बाद 5 अप्रैल 2024 को उसकी बहन मुझे दिल्ली के नागलोई लेके चली गई अपने पर्सनल रूम पे, धमकी दे, लेकर चली गई। हाँ जी, नेहा खान धमकी देकर लेके चली गई। 2 महीने वो मुझे अपने साथ रखती है। फिर 4 महीने जो नवाब खान था पुलिस वाला। हाँ, ये नवाब खान कौन था, जरा हमें बताया। इसका मुंह बोला जीजा था, वो मुंह बोला जीजा ही बताती थी मुझे, लेकिन उसके साथ भी इसके गलत संबंध थे नेहा के। हाँ जी। फिर वो नवाब खान कहाँ पुलिस में है? वो है रोहिणी थाने में। अच्छा, दिल्ली पुलिस में है। हाँ जी, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, जो 112 PCR में घूमते रहते हैं। अच्छा। उसमें है वो। उसके बाद क्या कहते हैं 4 महीने में उसके घर पर रहती हूँ। किसके घर पर रही आप? नेहा के घर पर? 2 महीने नेहा के घर पर रही। 4 महीने में नवाब खान के घर पर रही थी। वो नवाब खान पुलिस वाला, उसने अपने घर पर 4 महीना आपको रखा? हाँ जी। अच्छा, इस दरमियान वो आमिर हुसैन था, वो जेल में था? हाँ जी, वो जेल में था। तो क्या इस 4 में क्या हुआ फिर बताएं। उसके बाद क्या कहते हैं जब उसकी बीवी और उसके बच्चे जब ट्यूशन चले जाते थे, तो वो भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। फिर उसके जब बोलता था कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और नेहा ने तेरी फ़ोटो वीडियो मुझे सब दिखा रखी है कि तूने क्या क्या कर रखा है, मेरे पास भी वो सबूत और मैं भी वो वायरल कर सकता हूँ। और मतलब कि अपने पुलिस की वर्दी की धमकी देता था ऑन ड्यूटी में। फिर उसने मेरे साथ ऐसे गलत करता रहा। फिर 2 महीने बाद नवाब खान के घर से उसकी बहन मुझे दिल्ली के कमरुद्दीन नगर में लेके जाती है, और वहाँ पे मुझे अकेले किराए के मकान पर रखती है। अच्छा, ये बताइए कि आप उस नवाब खान, पहले नेहा के घर पे रहीं, फिर नवाब खान के घर पे आप 4 महीने रहीं, फिर कमरुद्दीन नगर ले गया, तो इस बीच में क्या वो लोग आपका धर्म परिवर्तन कराए या धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाते थे, क्या करते थे? जब मैं दिल्ली के नागलोई रूम पर रहती थी, उसकी बहन आती थी, और मतलब कि मुझसे जो उनकी कुरान की आयत होती है, कलमे होते हैं, वो हिंदी में लिख के देती थी एक कॉपी में, वज़ू करने का तरीका, गुस्ल करने का तरीका, कितनी रकात होती है, और सारी नमाज़ों के नाम याद करवाए कि फ़जर कौन सी होती, दोहर कौन सी होती है। उसने टाइमिंग के साथ मुझे याद करवाया हिंदी में, और जब मैं नहीं याद करती थी तो मुझे मारती थी, पीटती थी। हाँ जी, और कहती थी कि हमारा अल्लाह ही सब कुछ होता है, तुम्हारे भगवान तो एक पत्थर की मूर्ति है, उन्हें ना तोड़ देना चाहिए। तुमने देखा अपने भगवान को जो तुम्हारी पत्थर की मूर्ति ऐसे खड़ी कर दी है। तो क्या आपको कलमा याद कराया गया? हाँ जी, मुझे कलमा क्या याद कराया गया, जरा बताएं। मुझे पता था कि कुरान शरीफ की छोटी आयत है इन्ना तीना, और हमारे 5 वक्त की नमाज़ होती है, वो 5 वक्त की नमाज़ होती है। सुबह की जो 4 बजे की नमाज़ होती है उसका नाम होता है फ़जर, और दोपहर की नमाज का नाम होता है दौर, और उसके बाद जो 3 बजे की नमाज़ होती है 4 बजे की, उसका नाम होता है असर, और जो 7 बजे होती है उसका नाम होता है मगरिब, और रात की 8 बजे की जो होती है 9 बजे करीब, वो होती है ईशा। आपको कलमा याद करा दिया था उन लोगों ने? पूरा कलमा, पूरी नमाज जरा बताइए। थी। कलमा मुझे याद करवाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नमाज में क्या याद कराया था? नमाज में मुझे नियत करना सिखाया था कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत, वक्त मौजूदा, और अल्लाह ताला के वास्ते रुक मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये नेहा सिखाती थी मेरे को। अच्छा, खुद नमाज पढ़ पढ़ के सिखाती थी? हिंदी में लिख लिख के देती थी मुझे, उर्दू में सारी चीज़ें। अच्छा। और मारती पीटती थी अगर मैं याद नहीं करती तो, रोज़ मुझसे सुनती थी। यहाँ तक कि फिर वो उस 2 महीने में वो अपने घर भी लेके जाती थी, जो कि द्वारका में थे, तो उसकी जो फैमिली वाले भी थे वो भी मुझसे नमाज सुनते थे, अपने साथ 5 वक्त की नमाज मुझे याद करवाते थे और पढ़वाते थे। फैमिली में कौन कौन से लोग थे? उसके पापा थे, उसकी माँ थी, उसकी 4 बहन थी छोटी छोटी, और 2 उसके भाई थे, और जो उसके बड़े भैया भाभी थे वो अलग रहते थे, और बाकी उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। उसके घर के और कौन कौन से लोग आपके साथ बदतमीजी करते थे? उसके जो बाप था, और जो बाप जो था उसका, वो मुझसे नमाज सुनता था, डरा धमका के छेड़छाड़ भी करता था, और नवाब के साथ मेरे सामने बात करते थे कि हम 2047 में ना भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे।
कौन नेहा का बाप बात करता था? हाँ जी, नवाब के साथ मिल। नवाब जो पुलिस वाला था उसके साथ, हाँ जी। कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राज्य बना देंगे। हाँ जी। अब आप देखें कि किस तरीके की बात होती है, और ये काफ़ी दिनों से, और बहुत सारे ऐसी खबरें थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस तरीके की साजिश चल रही है कि 2047 तक भारत इस्लामिक स्टेट बनेगा और शरीयत लागू हो जाएगा, और इस लड़की के सामने भी वो लोग बात करते थे। तो और भी इससे हम जानकारी लेते हैं। तो ये बताएं कि कमरुद्दीन नगर 4 महीना आप रहे उसके यहाँ, नवाब के यहाँ 2 महीना, नेहा के यहाँ। कमरुद्दीन नगर में कितने दिन रखा गया? कमरुद्दीन नगर में मैं 2 महीने रही थी। मैंने कुल मिलाकर आप 8 महीने उन लोगों के पास रहे? हाँ जी, 1 और 9 महीने तक रही हूँ मैं उनके पास। 5 अप्रैल से लेके 20 दिसंबर तक को रही थी। मारपीट भी होती थी आपके साथ? मारपीट भी होती थी और बुर्का पहना के रखते थे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को मेरा रियल नेम हटाकर मेरा मोमडन नेम रख दिया था उन्होंने। मैं पूछने वाला था, तो आपका वो धर्म कब बदलवाया? कभी कलमा किस दिन पढ़वाया था उन लोगों ने, कब? मतलब कि जब मैं उनके घर पर गई थी तो उसके थोड़े दिनों बाद वो बोलने लग गए थे कि अब तू हमारे धर्म में आ चुकी है, अब तुझे एक सब याद करना। मुल्ला मौलाना भी आया था कलमा पढ़वाने के लिए, कि वो नेहा ने खुद पढ़वाया था आपसे? नेहा ने खुद पढ़वाया था। अच्छा। उसके बाद वो मेरा नाम आयत हुसैन रख देते हैं। अच्छा। आयत हुसैन रखने के बाद मेरे पैरों में बिछिया पिना देते हैं, पायल पिना देते हैं और चूड़ियाँ पिनवा देते हैं, और मतलब कि इसे पल्ले में घूंघटों में रखते थे, और कहते थे कि हमारी भाभी है, हमारा भाई जेल में गया। ये तो बताते थे कि हमारा भाई जेल में, ये बताते थे कि हमारा भाई बॉम्बे गया हुआ एसी के काम से, वो कभी कभी मिलने आता है हमारी भाभी से। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे हाथ पे उन्होंने फातिमा नेम का टैटू बनवा दिया। वो आपको अपना भाभी बताती थी नेहा? हाँ जी। हाथ पे क्या टैटू बनवाया? फातिमा नेम का। जरा दिखाइए। आप देखिए कि नाम रखा इन्होंने, आयत हुसैन नाम रखा था ना? हाँ जी। और यहाँ टैटू बनवा दिया फातिमा का, क्योंकि इन लोगों में फातिमा नाम काफ़ी पवित्र भी माना जाता है, तो फातिमा नाम इन लोगों ने ये टैटू बनवा दिया, यानी गुदना गुदवा दिया इसके ऊपर। अच्छा, ये बताएं फिर आपके साथ आमिर हुसैन जेल में था, ये जो नवाब खान था, ये आपके साथ आपका शोषण करता था? ये हाँ जी, मेरे साथ शोषण करता था, मतलब गलत संबंध बनाता था ये मेरे साथ। लगातार 4 महीने तक अपने घर पर वो करता रहा है ऐसा? हाँ जी। कमरुद्दीन नगर भी आता था क्या आपके पास वो? हाँ जी, ये लोग कमरुद्दीन नगर मुझसे अकेले में मिलने आते थे। मेरे ये दोनों नेहा खान और नवाब जो पुलिस वाला मेरे सामने मतलब दारू पीते थे और सिगरेट पीते, तो मेरे सामने ही शारीरिक संबंध बनाते थे। कौन, नवाब और नेहा जो आमिर की बहन थी नेहा, वही ना? हाँ जी। अच्छा, उन दोनों लोगों में भी अवैध संबंध थे? हाँ जी, और मेरे से जबरदस्ती मीट बनवाते थे, कभी बकरे का कभी मुर्गे का, मच्छी फ्राई करवाते थे और सिखाते थे कि मच्छी को ऐसे हल्दी में करके ऐसे तलना है। अच्छा, वो और भी कोई दूसरा मीट भी खिलाते थे आपको? हाँ जी, भैंसे का मीट भी देते थे ये लोग। अगर मैं कुछ मतलब कि इनको याद नहीं करके सुनाती थी, ये नखरे करती थी थोड़ा बहुत खाने पीने में, तो ज़बरदस्ती वो खिलाते थे। पहले तो बोलते थे बकरा बकरा, फिर भैंसे का मीट खिला देते थे मुझे ज़बरदस्ती। आप सोचे कि किस तरीके से इसके भोजन को भ्रष्ट करने की उन लोगों ने कोशिश की, कि जो कोई हिंदू नहीं खा सकता, अब भैंसे के नाम पे उन लोगों ने क्या खिलाया अब तो वही लोग जाने, लेकिन इसको भैंसा, आपको भैंसा ही बताते थे? हाँ जी, मुझे भैंसा ही बताते थे। और मैं मतलब कि आपके घर में मीट मछली खाने का था कि नहीं पहले से? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं खाता, क्योंकि सबने मतलब कि कृष्ण भगवान का नाम वगैरह ले रखा है। आप सोचिए कि पूरा परिवार जो है वो वैष्णव है, और इस लड़की को किस तरीके से घृणित मांसाहारी बनाने की कोशिश उन लोगों की तरफ से की गई, और जो एक जघन्य अपराध है कि किसी के भोजन को आप भ्रष्ट करें, उसमें भी जानबूझ करके भैंसा या क्या होता था आप लोग समझ सकते हैं। तो और किस किस बात के लिए आपके साथ मारपीट होती थी? मतलब कि खाना ना खाने के पीछे, नमाज ना पढ़ने के पीछे, और लड़ते रहते कि तेरे माँ बापों ने मेरे भाई को जेल पहुंचवा दिया, तू तो बचा सकती थी उसे। तो मैंने बोला कि अब तो मैं बयान दे तो रही हूँ, जैसे भी दे रही हूँ। तो उसमें मारपीट करते थे, यहाँ तक कि इनके घर में दाल चावल जैसी तो कोई चीज़ बनती ही नहीं थी कि शाकाहारी कोई चीज़ बनती हो। कभी मुर्गा बन रहा, कभी बकरा बन रहा, कभी बिरयानी बन रही है, कभी उसके मीट की टिक्की बन रही है, कभी कबाब बन रहे हैं। यही चीज़ें बनती थी इन लोगों ज़्यादातर घर में। और को भी खाने के लिए मजबूर करते थे? हाँ जी, और बुरखे में मुझे रखते थे, जैसे बुरखे में पहना उड़ा के लेके जाते थे। और बुरखे में इन्होंने 22 अक्टूबर 2024 को मेरी पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट में मेरी इन्होंने गवाही भी करवाई थी, 12 सेक्टर कोर्ट फरीदाबाद में, जो कि नवाब और नेहा मुझे दोनों ये लोग साथ लेके आए थे, एक पुलिस वाला होके। अच्छा, कोर्ट में नवाब साथ आया था? हाँ जी, वो मेरे साथ आया था। अच्छा। और वो भी आया था तो पुलिस की वर्दी में आया था, नीचे उसने पुलिस की पैंट पहन रखी थी और ऊपर से उसने सिविल पहन रखी थी, और ऊपर से उसने लिखवा रखा था दिल्ली पुलिस। अच्छा, तो फिर आप उन लोगों के चंगुल से कैसे बच के निकली, कैसे अपने घर पहुंची? उसके बाद उसकी जो बहन थी, 2 महीने गवाही होने के बाद दबाव में उन्होंने मेरी गवाही करवा दी
कि अगर तूने हमारे भाई के पक्ष में बयान नहीं दिया तो हम तुझे मार डालेंगे, तेरे घर वालों को मार डालेंगे, तेरी फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा, हमेशा ब्लैकमेल आपको करते रहे, फोटो और वीडियो दिखा दिखा? हाँ जी, बस फोटो वीडियो से इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत करा और दलदल में घुसेड़ते रहे। गवाही होने के बाद मारने की धमकी देते थे? हाँ जी, और गवाही करवाने के बाद उसकी जो बहन थी दिसंबर तक मुझे स्पा सेंटर लेके जाती थी। अच्छा। गलत काम करवाने के लिए। अच्छा, उसकी बहन स्पा सेंटर चलाती है? हाँ जी, वो दिल्ली में कोई रोड है, वहाँ पे बहुत सारे होटल ऐसे लाइन से बने हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे लेके जाती थी। और मतलब कि ऐसे इस 3 मंजिल का था वो, जहाँ पे नीचे सारी लड़कियाँ रहती थी, क्लब वलब था, और ऊपर तीसरे फ्लोर पे मैं अकेली रहती थी। यहाँ घर से तो बुरखे में लेके जाती थी सुबह 9-10 बजे करीब, और रात को 3-3 4-4 बजे तक मुझे लेके आती थी वहाँ से। कभी वीडियो कॉलिंग पर बात करवाती थी, तो कभी चैट्स वगैरह पर बात करवाती थी। उसके बाद मतलब कि अलग अलग तरह के उसने मेरे साथ गलत काम करवाया था वहाँ स्पा सेंटर पर भी? हाँ जी। अब आप सोचें और मनसा आप समझ सकते हैं कि इस लड़की को पहले उस बहन ने भाई के साथ मिलकर के लव जिहाद कराया, फिर इसका धर्मांतरण कराया, फिर कई लोगों ने दुराचार किया, फिर स्पा सेंटर पर ले जा करके वहाँ दुराचार कराती थी कि इनकी मनसा क्या थी। और इन्हीं बातों के लिए और इन्हीं कामों के लिए ये लोग हिंदू लड़कियों और बालिकाओं को निशाना बनाते हैं, और छांगुर जैसे लोगों का साम्राज्य इसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचें कि अभी तो छांगुर की जो जांच पड़ताल है अभी शुरू हुई है, बहुत सारे परतें अभी खुलनी बाकी हैं, लेकिन इस बच्ची की आप बीती सुनकर वाकई में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि इसके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि ये 9 महीने तक उन लोगों के चंगुल में फंसी रही। और ये बोलते बोलते एक तरीके से अब इसकी मन स्थिति को समझा जा सकता है कि 17 साल की बालिका जो तब ये 15 साल की थी, 15.5 साल की तब थी जब उसके साथ गई ना? हाँ जी, जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो मैं 16 साल की थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी 9 महीने तक मुझे ढूंढती रही, पुलिस वालों के पास जाती रही। उन्हें लगा, फिर पुलिस वाले जो था कांस्टेबल संजय कॉलोनी चौकी में, जाहिद खान नाम था उसका, वो कहता था तुमने तो रोज़ रोज़ के ड्रामा बना लिए, रोज़ आ जाओगे सुबह शाम है, पहले अपनी बच्ची की लोकेशन लेके आओ, उसके बाद हम कुछ ढूंढेंगे। उसके बाद जब मेरी मम्मी हार चुकी थी, फिर हमारे जो बजरंग दल के भाई थे, बड़े भाई, वो जाहिद खान कोई पुलिस चौकी वाला था? हाँ जी। तो वो जाहिद खान भी कभी सुनवाई नहीं करता था ना? नहीं, वो कहता था कि लोकेशन ढूंढ के लाओ, जबकि ये काम पुलिस वालों का था लोकेशन ढूंढने का। उसके बाद जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो हमारे बड़े भाई के पास आती, जो कि बजरंग दल में है भैया, पुनीत भैया, उनके पास आती हैं और उनसे हेल्प मांगती है। फिर भैया जाते हैं 40-50 लोगों को लेके कि भाई लड़की डीसीपी को वो कांटेक्ट करते हैं कि कुलदीप सर नाम था उनका, कहते हैं कि एक माइनर बच्ची 9 महीने से घर से गायब है और वो उन लोगों के पास रह रही है, जबकि हमारे पास लोकेशन है, पर पुलिस कोई भी कुछ भी नहीं कर रही। फिर जबकि पुलिस वालों ने भी मेरी कोई लोकेशन नहीं निकाली, लोकेशन निकाली भी है तो वो भी हमारे भैया ने निकाली थी, उन्होंने लोकेशन निकाली थी। फिर 20 दिसंबर को पुलिस वाले मेरी मदर और बजरंग दल के 2 लड़के थे, उन्हें लेके जाती है और मैं उसके घर से, उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा होती है, मैं वहाँ से कहाँ थी जब ये लोग सब लोग गए आपको बचाने के लिए? तो मैं थी आमिर के घर पर थी, उसकी पूरी फैमिली थी, द्वारका सेक्टर 10 में थी। अच्छा, तब कमरुद्दीन नगर से आपको द्वारका लेकर चले गए थे? हाँ जी। अच्छा, देखिए इस दरमियान में 3 लोकेशन बदला, कह सकते हैं 4, कि वो नवाब खान के घर भी, नेहा के घर भी, फिर कमरुद्दीन नगर, फिर द्वारका। सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है और किस तरीके से अपने इस षड्यंत्र को अंजाम देते हैं ये लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देश में क्या कुछ चल रहा है धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि जो जानकारी अभी तक आई है मेरे हिसाब से वो अभी थोड़ी अभी जानकारी सामने आएगी। अब बताओ, अब तो अपने तुम घर पर हो, केस दर्ज हो गया है और वो आमिर हुसैन एक बार फिर गिरफ्तार हो गया है। हाँ जी। हाँ, दोबारा तुमने FIR कराया? हाँ जी, मेरे 3 महीने तक मुझे एक होम में रखा गया था, SOS चिल्ड्रन विलेज में, जब मेरी काउंसलिंग हुई थी, मुझे समझाया गया था। उसके बाद जब अपने घर पर आती हूँ तब भी मैं चुप रहती हूँ, कुछ नहीं बताती। फिर मैंने सबको मतलब बताया था। फिर जब मैं भैया के पास आई थी, पुनीत भैया के पास, उन्हें मैंने अपनी सारी बात बताई थी कि भैया ऐसी बात है, मैं उस समय प्रेशराइज में थी और मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ था। फिर जो भी भैया ने मेरे लिए एक्शन उठाया था और भैया ही जो है वो ही सपोर्ट कर रहे हैं इस समय पे, जो भी मेरी हिम्मत बने पड़े हैं, एक तरह से लगा लो दूसरा हाथ जो बने पड़े वो मेरे पुनीत भैया ही बने पड़े हैं। बजरंग दल के तो वो हैं, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा भाई होना ज़रूरी होता है जो अपनी बहन के लिए खड़ा रहता है हर जगह पे, उस तरह से भैया मेरे साथ खड़े हुए हैं।
और फिर क्या कहते अब हैं, तुम चाहती हो कि अपने माँ बाप अपने परिवार घर में रहो, उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती? नहीं नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। और जबकि वो बेल से निकलने के बाद 25 जून के करीब मुझे मैसेज करता है उसकी बहन की, मेरा भाई तुम्हें जिंदा दफना देगा। उसकी बहन नेहा? हाँ जी, दफना देगा। और वो 2-3 दिन बाद मेरे घर के गली में आता है कि तू नीचे उतर के अपने 2-4 कपड़े पैक करके लेके आ। कौन, आमिर ने? हाँ, आमिर आता है मेरी गली में और मुझे फोटो खींच के भेजता है मेरी गली की कि देख मैं तेरी गली में आ चुका हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे 2-4 कपड़ों के लिए भेज बोलता है कि एक बार आ जा मेरे से मिल ले। मैं नहीं जाती उससे मिलने के लिए नहीं जाती। उसके बाद जबकि ये ऑर्डर होते जमानत के बाद की लड़की के मोहल्ले तक में नहीं जाते, वो तो मेरे गली के बाहर आके, घर के बाहर आके खड़ा हुआ था क्राइम करने के लिए। मुझे वो मार देना चाहता था, जबकि उसने धमकी दे दी कि हम तुझे जिंदा दफना देंगे। क्योंकि जिस मकान में मैं रहती थी नागलोई के कमरुद्दीन नगर में, उसी के साथ में एक लड़की रहती थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। उसके साथ भी ऐसे ही लव जिहाद हुआ था, जो कि वो भी लड़की, एक लड़का जो था मोमडन सलीम, वो हिंदू बन के उससे बात करता था लड़की से। आज वो लड़की मर चुकी है, दफना दी गई है। तो जो उसकी बहन थी नेहा खान और उसका परिवार मुझे ये धमकी देते थे कि जो हाल उस लड़की को हुआ वही हाल हम तेरा कर देंगे। अच्छा, ये बताओ कि अब क्या, अब वो नेहा खान की तरफ से या उस नवाब खान की तरफ से कोई धमकी आती है? उसके परिवार वाले संपर्क करने की कोशिश करते हैं? धमकी आती है, लेकिन अब जब हमने 8 तारीख को मुकदमा फिर से दर्ज कराया था FIR, तो अब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जो कि CP कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई। और वो दोनों अभी आमिर हुसैन और नेहा खान जो अभी वो पुलिस की अरेस्ट हो चुके हैं, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तुम क्या चाहती हो कि नवाब खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। गलत तो उसने भी किया है ना, गलत तो उसने भी किया था। शारीरिक शोषण तुम्हारा उसने भी किया है? हाँ जी, शारीरिक संबंध तो उसने भी बनाए थे मेरे साथ, तो उसके साथ भी तो होना चाहिए। भले वो एक पुलिस में है तो क्या हुआ, गलत तो उसने भी किया था ना मेरे साथ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही है कि मतलब कि मेरे दोबारा से री एविडेंस हो और इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अब उनके परिवार का कोई धमकी देता है या फोन करता हो या मैसेज करता हो, ऐसा कुछ होता है? अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन तकरीबन ये जून जुलाई तक, अभी इसी जुलाई तक होता रहा मेरे साथ। अच्छा, कौन करता था मैसेज? नेहा और उसका भाई करते थे आमिर। पहले तो प्यार से बहलाता फुसलाता था, फिर गाली गलौज पे आता, फिर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाता था, फिर मैं भी गुस्से में बोल देती थी। अभी परसों ही उसकी 8 तारीख को तारीख थी, तो वहाँ पे भी कोर्ट में भी मुझे देख देख के वो हंस रहा था, हंस हंस के बोल रहा है कि ना मैंने तेरे साथ इतना गलत किया मेरे पास में बैठ के, और तू तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। ऐसे हंस के और मुझसे बात कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे शर्म नहीं आई थी। फिर मेरी तारीख लगवाई गई, वकालतनामा गया, मेरी तारीख मिली है। तो यही है कि वो अरेस्ट हो चुका है। अब जो भी है, अब जितना भी सपोर्ट है वो सब। तुम ये चाहती हो कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ जी, जितने भी लोग, इसकी पूरी फैमिली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर से मैं बीच वाले जब जो बात हो रही थी कि तुम्हारे को धर्म बदलवाने के लिए इन लोगों ने मारपीटाई किया तुम्हारे साथ में, लगातार मारपीट करते थे ना? हाँ जी, लगातार मारपीट करते थे। उसकी बहन भी थी नेहा, वो तो कुछ ज़्यादा ही करती थी। वही स्पा सेंटर लेके जाती थी, उसी ने मेरा शारीरिक शोषण करवाया, उसी ने मेरी फोटो वीडियो खींची है। स्पा सेंटर पे अलग अलग लोग आते होंगे, इसका मतलब? हाँ जी, अलग अलग तरह के लोग आते थे। कोई दारू पी के आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। अच्छा, ये बताओ, छांगुर को तुम देखोगी तो पहचान जाओगी ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल पहचान जाऊंगी। उसकी लंबी लंबी सी दाढ़ी, थोड़ा फेस उसका काला सा ही है, पहचान जाऊंगी मैं आराम से। अच्छा, इसके अलावा बताओ कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह के अलावा और कहाँ किसी मस्जिद में तुमको लेकर गए या कहाँ कहाँ लेकर गए, जरा वो बताओ। मुझे महरौली शरीफ लेके गए थे, ख्वाजा कुतुबगढ़। अच्छा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो वहाँ कब्र है? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ लेके गए थे। और क्या कहते हैं, वहाँ पे महरौली के पास ही आशिक अल्लाह है, आशिक अल्लाह, वहाँ लेके गए थे। और निज़ामुद्दीन का जो चिल्ला है छोटा, वहाँ लेके गए थे। पत्तेशा बाबा पर लेके गए थे, जुमा मस्जिद में लेके गए थे। और जो छोटी छोटी मस्जिदें बनी पड़ी है, दरगाह बनी पड़ी गोची में, फरीदाबाद में, वहाँ पे भी लेके गए हैं ये लोग मुझे। कौन लेकर जाता था साथ में, आमिर या उसकी बहन? आमिर भी जाता था। आमिर कहता था चल सलाम करने चल रहे, अगरबत्ती जला के आ जाएंगे। और उसकी बहन जो थी वो भी लेके जाती थी, चद्दर वद्दर चढ़वाते थे, हर चीज़ करवाते थे। तो ये लोग मतलब उसकी आमिर, उसकी बहन, आमिर, उसके परिवार, सारे लोग इसके पीछे लगे हुए थे ना पूरे? हाँ, पूरे। क्योंकि जब मैं उसके घर में मौजूद थी तो उसकी पूरी फैमिली को ही पता था। और उन लोगों ने मेरा धर्म परिवर्तन ही नहीं उन लोगों ने मेरे साथ ब्लैकमेलिंग करके अपने लड़के के लिए, अपने भाई के लिए पक्ष में बयान भी डलवा दिए। और जबकि बयान दिलवाने, उसका बाप भी शामिल था? उसका बाप भी शामिल। आपका क्या नाम उसका? अबरार हुसैन। अच्छा,
और जबकि मेरे सामने ये बोलते थे कि हम 2047 में भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे। अब आप सोचिए कि पूरा परिवार मिलकर, बाप, भाई, बहन, एक पुलिस वाला, ये सब लोग मिलकर इस लव जिहाद को अंजाम दे रहे थे। और एक तो ये एक महज कह सकते हैं कि वानगी है, न जाने इसने ऐसे हजारों केस हैं और आए दिन नई नई घटना सामने आती रहती है। और आप सोचें कि इसकी उम्र महज 17 साल है और इसके साथ क्या कुछ नहीं उन लोगों ने किया, किस तरीके से दरिंदगी उन लोगों ने साथ की। और बस मकसद एक ही था, जब किसी तरीके से इसका धर्मांतरण करा के इसे मुसलमान बनाओ, और मुसलमान न बनो तो इसे दलदल में धकेल दो। जो लोग वो करते हैं उनकी यही षड्यंत्र है, यही वो साजिश है। हालांकि अब लड़की अपने माता पिता के साथ है, समाज के संरक्षण में है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस, प्रशासन, न्यायालय इस पर कठोरता से कार्रवाई करे। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, फरीदाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।